कितना कितना कर लिया था? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं? ये फैन ऑफ करो। हवा चाहिए, ऐसे छत पे बैठ जाए। तो इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब है अगर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें भी दो टेक्निक है। पहला है गिफ्ट, है ना। गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट में जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी गैमीट की एंट्री कराते हैं। जनरली किसकी एंट्री कराते हैं? मेल गैमीट की। ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम मेल गैमीट की एंट्री करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फिर से यहाँ पे दो कंडीशन है। एक, हमने क्या किया, ओवम से एग कलेक्ट किया, ठीक है। अब ओवम से एग कलेक्ट करने के बाद अगर हम उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या हम इस एग को किसी ऐसी फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करें जो एक्चुअली में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती बट शी वांट्स टू बी प्रेग्नेंट। ठीक है, मतलब कि जैसे क्या है ना कि अगर हम मदर बॉडी की बात करें तो कोई फीमेल जो है वो मतलब दो कंडीशन से बन सकती है। एक नेचुरल, ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो है वो उसकी बॉडी में एक रिलीज हुआ, उसकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हुआ, फ्यूजन हुआ, उसकी बॉडी में ही जाइगोट बना, उसकी बॉडी में ही यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा है सरोगेट मदर। सरोगेट मदर का मतलब है कोई ऐसी फीमेल, है ना, जो किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर सकती। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल जो किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर सकती, बट अगर वो उस फीमेल का जो एग है, ठीक है, वो हम किसी ऐसी फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करें, ठीक है, जिसकी बॉडी में एक सुटेबल इन्वायरमेंट प्रेजेंट है टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फीमेल जो है जो इस एग को एडॉप्ट करेगी, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस, सच फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज सरोगेट मदर। ठीक है, आगे समझे कि सरोगेट मदर का मतलब क्या है? क्या है? क्या है? समुंडी हिला रहे थे। हाँ, मतलब कि सिंपल सा मतलब है कि दो फीमेल थी, एक फीमेल में क्या है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ, ठीक है, एग रिलीज हुआ, ठीक है, बट वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब कि उसकी बॉडी में प्रॉपर यूट्रस की फॉर्मेशन नहीं हुई है या कोई डिसीज है जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि उसका जो बेबी है वो उसकी बॉडी में ही डेवलप करे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने अपने एग को किसी और बॉडी के लिए रेफर कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके एग को निकाल कर, हम उसके एग को एक्सट्रैक्ट करके किसी दूसरी फीमेल में ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फीमेल जो किसी और के एग को एडॉप्ट कर रही है, ठीक है, जो किसी और के फीटस के डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सरोगेसी। ठीक है, आगे बात सुनो। तो गिफ्ट जो है, गिफ्ट का
सिंपल सा मतलब है कि हम एग को ओवम से कलेक्ट करके या किसी फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं या किसी दूसरे फीमेल में ट्रांसफर कर रहे हैं विच हैज सुटेबल इन्वायरमेंट टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फिटस। ठीक है, आगे बात समझ। तो सरोगेट मदर ध्यान में रखें, सरोगेट मदर या सरोगेसी क्या है। ठीक है, सरोगेसी हमें जल्दी ह्यूमन्स में इतना नहीं पढ़ना है, हमें जल्दी एनिमल्स से भी पढ़ना है जो हम स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे होंगे ह्यूमन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तब वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे एक बार से सरोगेसी आएगा। ठीक है, ये आगे से हमें गिफ्ट का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा है एआई। तो एआई जो है इट इज अ न्यू टेक्निक इन साइंस which has been evolved to model with technology। ठीक है, एक एआई वो है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, ठीक है, या जितने भी रोबोट की फॉर्मेशन हो रही है, किस तरह से रोबोट डिजाइन हो रहे हैं, वो सब कुछ एआई के थ्रू होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये जो एआई है दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि अगर हम आर्टिफिशियली स्पर्म की एंट्री करवा रहे हैं इधर इन फीमेल सर्विक्स, फीमेल वेजाइना और इन फीमेल यूट्रस। ठीक, अच्छा ये कब हो सकता है, जैसे कि कोई कपल था, ठीक है, कोई कपल का शादी हो चुकी है, ठीक है, बट मेल में कोई डिफॉर्मिटी है। ठीक है, तो उस डिफॉर्मिटी की वजह से क्या हुआ कि वो जो है वो नेचुरल इंसेमिनेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कि वो प्रॉपर कॉपुलेशन नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर सेक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्पर्म की एंट्री फीमेल बॉडी में नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम स्पर्म जो है, ठीक है, वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इंजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो स्पर्म जो है वो क्या होगा आर्टिफिशियल जाएगा फीमेल बॉडी में, बट वो जो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, आगे जितनी भी प्रेगनेंसी होनी है वो सारी ही कैसी होनी है, नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो नेचुरली ही हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। हाँ, बच्चे में जो बोलते हैं मतलब आग लेने से हमारा तो आर्टिफिशियल जो स्पर्म है वो किसकी आदत है, क्या कहते हैं क्या हाथी जैसा क्या स्पर्म नहीं है सर, हाँ जो डाला है हाँ ये आर्टिफिशियली। तो फिर जो फादर की जो हाँ फादर के डालने से पड़ोसी का नहीं डालते हैं। आर्टिफिशियल स्पर्म का मतलब है स्पर्म मेल बॉडी का है, उसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं है। हमने क्या किया, मेल बॉडी से स्पर्म को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसको फीमेल बॉडी में डाला। ये आर्टिफिशियल स्पर्म का मतलब नहीं है कि हम स्पर्म बनाकर बैठ रहे हैं लैब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। आर्टिफिशियल का मतलब आर्टिफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको फीमेल बॉडी में। देखो इन विवो फर्टिलाइजेशन, fertilization inside the body, fertilization inside the body is called as in vivo fertilization, is called as in vivo fertilization. Full stop. It is of two types. It is of two types. पहला लो गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ये वो गिफ्ट नहीं है जो हम शादी पार्टियों में देते हैं। ठीक है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसमें देखो एग कलेक्टेड
पढ़ने की मीनिंग egg collected from ovum is transferred in the fallopian tube in same female or in any other female ब्रैकेट में लिखो सरोगेट SURROGATE अगर आप लोगों से कोई न्यूज़ देखता हो तो अभी 1 हफ्ते पहले की बात है कि शिल्पा शेट्टी को जो न्यू बेबी हुआ है, ठीक है, वो सरोगेसी के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। मतलब शिल्पा शेट्टी ने क्या किया था कि अपना एग जो है, ठीक है, वो किसी और फीमेल को दिया था ताकि वो फीमेल जो है उस प्रेगनेंसी को लीड कर सके, ठीक है। तो फीटस का पूरा डेवलपमेंट हुआ किसमें, किसी और फीमेल की बॉडी में, बट उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो शिल्पा शेट्टी का ही होगा। शिल्पा शेट्टी और उसका जो हस्बैंड है, क्या नाम, जो भी है, ऐसे मुझे ही बचपन में लगता था। रोहित शेट्टी नहीं, सुनील शेट्टी। रोहित शेट्टी तो अभी बाद में आया था। हाँ, तो उसने अपना एग दिया था, ठीक है, तो ताकि वो क्या कर सके, प्रेगनेंसी जो है, जो उसकी फीटस, जो उसकी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी और फीमेल की बॉडी में, ठीक है। तो जब वो पूरा 9 मंथ या 7 डेज के बाद जब पार्चुरेशन हुआ तो वो बेबी जो है ना, वो जेनेटिकली किसकी है, शिल्पा शेट्टी का, शिल्पा शेट्टी की, है ना। बाकी तो हम कल्चर सोसाइटी की वजह से किसी का भी मान सकते हैं, जैसे कि हम महाभारत में कृष्ण का मानते हैं, है ना, कि जो कृष्ण जी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, जेल में, है ना, वो देव की पुत्र है ना, लेकिन फिर उनको ट्रांसफ़र किया गया था, ट्रांसफ़र मतलब ऐसे ले जाया गया था मथुरा शहर। तो यशोदा माँ जो है ना, वो उनकी एडॉप्टेड मदर है। एडॉप्टेड मदर का मतलब वो, उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया बट उन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, है ना। तो इसी तरह शिल्पा शेट्टी वाला केस भी है। सरोगेसी का मतलब सिंपल सा इतना है कि उसने क्या किया, अपना एग किसी और फीमेल को दिया ताकि वो क्या कर सके, प्रेगनेंसी को लीड कर सके, ठीक है। और ऐसा किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी हो, है ना, तभी वो अपना एग, है ना, किसी और फीमेल की बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाए, ठीक है। अपनी इच्छा से भी हो सकता है, अगर शायद किसी ने मूवी देखी हो, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। वैसे भी आप कौन सी पता नहीं, मैंने अगर कोई किसी ने पुरानी मूवी देखी हो, चोरी चोरी छुपके छुपके, सलमान खान, कोई बात नहीं लिखी तो नहीं देखी, बट ये मतलब आगे समझे कि सरोगेसी का मतलब क्या है, ठीक है। तो बस होना क्या चाहिए कि जिस फीमेल को आप एग ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना, वो प्रॉपर मतलब कि आपके रीज़न सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो प्रॉपर मतलब कि तैयार होनी चाहिए, वो उसे मानना होगा कि हाँ, कि जो फीटस का डेवलपमेंट होना है, ठीक है, वो उसकी बॉडी कर लेगी, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि बाद में कोई गड़बड़ हो जाए तो उसने मिसकैरेज या अबॉर्शन करवा लिया, है ना, ऐसे भी हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये था सरोगेसी। क्या लिखा था ब्रैकेट में, सरोगेसी लिखा था, उसके पहले क्या लिखा था, ऐसे दिमाग में यहाँ पे रखो, नहीं तो अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा और सबको सब बाहर कर दूंगा मेरे साथ। If called
as gift is called as gift. सेकेंड देखो AI, हाँ AI, देखो उसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, एक इंसेमिनेशन हमने पढ़ा था जो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। लेकिन अगर हम उसी स्पर्म को आर्टिफिशियली किसी भी डिवाइस के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर करा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, देखो इसमें इंसर्शन ऑफ मेल गैमीट, insertion of male gamete into female body, gamete into female body artificially, is called as artificial insemination, called as AI. ठीक है, तो ये था इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब इन फर्टिलिटी में हमने जनरली दो केस देखे, एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है, ये जनरली है क्या, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी भी फीमेल बॉडी में प्रेगनेंसी को लीड करवा सकते हैं। ठीक है, अगर फीमेल बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन है या अगर उसकी बॉडी में जाइगोट की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है या फिर प्रॉपर एग की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, प्रॉपर एग रिलीज नहीं हो रहा है या कोई ऐसा सुटेबल इन्वायरमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सारे ही कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, सारी अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम जनरली इन विट्रो या इन विवो फर्टिलाइजेशन जो है ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी टेक्निक है ये सारी क्या है, एक कला है। क्या है, कला है। ठीक है, संज्ञा बोलते हैं आर्ट। ठीक है, और आर्ट का मतलब है एसोसिएटिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, कला का मतलब ये सारा एक कला ही तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे कि ओल्ड कल्चर में क्या होता था, जो फीमेल जो है प्रॉपर फीटस का प्रॉपर बेबी को बर्थ नहीं दे पाती थी। ठीक है, उसका क्या कर दिया, उसका समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। ठीक है, बट प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से अगर कोई फीमेल बाई चांस किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में बेबी के डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करवा पा रही है, प्रेगनेंसी को लीड नहीं करवा पा रही है, तो हम ऐसी किसी भी टेक्निक को अडॉप्ट करके उसे प्रेगनेंसी से लीड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे ही अनफेवरेबल कंडीशन से हम उसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, देखो अगला पॉइंट देखो, ये अगला पॉइंट है। ठीक है, इन विवो फर्टिलाइजेशन में नहीं है। देखो ऑल टेक्निक्स थ्रू विच pregnancies can be promoted in any female body, due to any complication is called complications is called as art. इसकी डेफिनेशन वो भी associative reproductive technologies. अब इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी।
डेवलपमेंट ऑफ बेबी इन टेस्ट ट्यूब इज कॉल्ड एज, है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन दोनों ही मेथड के थ्रू हम बेबी का डेवलपमेंट करा सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए आप जो फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो वो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब लैब में ही परफॉर्म हो रहा हो या किसी फीमेल बॉडी में ही परफॉर्म हो, ठीक है। तो हम दोनों जगह में से कहीं कोई भी जगह हम अपने अकॉर्डिंग चूज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बट ध्यान में रखो कि फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, आप अंदर करवा रहे हो फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्टिलाइजेशन लैब में करवाया हुआ है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के 24 आवर्स के अंदर ही, ठीक है, ब्लास्टोमियस का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। और 32 सेल स्टेज तक हम क्या करेंगे, इस ब्लास्टोमियर को फीमेल यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। अगर इस स्टेज के बाद 32 अगर 48 हो गया, ठीक है, या उससे जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, अगर उस कंडीशन में करोगे तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली यही वो स्टेज है जिस टाइम पे एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की लेयर को इंगल्फ करके उसमें इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंडोमेट्रियम में, है ना। अब कैसे, ये हमारे प्रोडक्शन, ठीक है। तो अप टू 32 सेल ऑफ स्टेज ब्लास्टोमियर जो है ये फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक। तो जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था ये बनाया गया था, ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, जिसका नाम था लुइस ब्राउन, ठीक है। और इंडिया में जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बनी दैट इज दुर्गा, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है, बट अब तो एम्स का फिलहाल होना नहीं है, ठीक है, तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ हाँ हाँ, तो कह रहा था टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब देखो, कैन be performed via both in vitro and in vivo fertilization, via both in vitro via VIA both। जैसे रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे लिखा होता है ना, चंडीगढ़ वाया रोहतक, तो वही हमारा VIA, ठीक है, मतलब होकर वाया बोथ इन विट्रो एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। Full stop. If fertilization has been performed in the lab, then up to 32 blastomeres stage, it should have been implanted into the female uterus, Full stop. अलग अलग देखो, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी was formed in
LOUIS is brown. Second row, first test tube baby in India. First test tube baby in India was named as Durga. फुल स्टॉप. अब हेडिंग डालो जेनेटिक्स नेक्स्ट लेसन है इसी क्लास में. तो प्लस टू में अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है ना उनका कंबाइंड जो वेटेज है इसका वेटेज उतना अकेले लो हेडिंग डालो जेनेटिक्स. तो अब जो दो चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक जेनेटिक्स और दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस, ठीक है. इसके बिना आप नीट कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो जिसने ये चैप्टर छोड़ा नीट ने उसको छोड़ा, ठीक है. और इस बात की गारंटी कंफर्म है, ठीक है. इट इज़ कंफर्म कि जिसने जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस प्लस टू में छोड़ दिया उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. तो इस चैप्टर का थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो हमने प्लस वन में पढ़ रखा है साइकोलॉजी है ना. तो वहाँ पे देखा होगा कि जीन, हम जीन किसे बोलते हैं, जीन किसे बोलते हैं. हाँ? जीन किसे बोलते हैं, जीन गुड़. कौन से गुड़, वो जो फैक्ट्री में बनते हैं गुड़ अन्य से. जीन पढ़ेंगे यहीं में पढ़ेंगे, तो फॉरगेट व्हाट यू हैव लर्नड इन प्लस वन. देखो जेनेटिक्स का सिंपल सा मतलब है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं हेरिडिटी की एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, ठीक है. देखो हेरिडिटी किसे बोलते हैं, हेरिडिटी का सिंपल सा मतलब है वो सारे ही कैरेक्टर, ठीक है, वो सारे ही कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, ठीक है. तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, कैरेक्टर्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, ठीक है. अगला है वेरिएशन. वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है डिफरेंस. कैसा डिफरेंस है, कोई भी वो डिफरेंस जो किसी भी दो इंडिविजुअल को, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग करता है. मैं बोलूं या फिर आप आ जाओ, बहुत टाइम हो गया किसी ने मुझे पढ़ाया नहीं. तो जेनेटिक्स हम किसे बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. हेरिडिटी का मतलब क्या है कि कोई भी वो कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी. और वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है कि डिफरेंस, ठीक है. और वो कोई भी डिफरेंस जो किसी भी दो इंडिविजुअल को अलग अलग कैटेगराइज कर देगा उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन, ठीक है. तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी नए ऑफस्प्रिंग, जितने भी नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है उनको जितने भी कैरेक्टर मिलते हैं वो सारे ही कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, ठीक है. तो अब क्या है कि सारे कैरेक्टर मिलने के बाद भी हर एक पेरेंट और उनके ऑफस्प्रिंग में बहुत सारी डिफरेंसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. तो जेनेटिकली तो हम किसी को भी बोल सकते हैं जेनेटिकली कि हर एक ऑफस्प्रिंग जो है इट इज आइडेंटिकल प्रूफ दैट इट हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम, इट हैज बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर
पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन हम इन कैरेक्टर के बेसिस पे नहीं बोल सकते। आप किसी को ऐसे देखकर सामने देखकर नहीं बोल सकते कि हाँ उसके पेरेंट वो है, ठीक है। और ये किस वजह से है? ड्यू टू वेरिएशन, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बोला कि लगभग सारे ही कैरेक्टर जो है, ठीक है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन में बहुत सारी वेरिएशंस प्रेजेंट रह जाती है, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम उन दो इंडिविजुअल्स को बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन जो है ये जल्दी दो टाइप के होते हैं। एक सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जितने भी डिफरेंसेस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जितने भी डिफरेंसेस किसी भी दो इंडिविजुअल में प्रेजेंट हो, ठीक है, वो डिफरेंस हमेशा उसके किसी भी जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कैरेक्टर की वजह से ही हो, ठीक है। कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में कोई भी डिफरेंस हो जाए, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे? जैसे क्या है कि किसी इंडिविजुअल की शादी हुई, ठीक है, तो चिल्ड्रन हुआ, बच्चे हुए, ठीक है। अब बच्चा क्या था कि उसमें बाई चांस, ठीक है, कोई ऐसा चेंज हो गया जो उसके फीचर जो है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के फीचर से डिफरेंट हो गए, ठीक है। मतलब कि उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर डेवलप हो गया जो एक नॉर्मल ह्यूमन कैरेक्टर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो जो कैरेक्टर जो उसकी बॉडी में डेवलप हुआ था, क्या वो पेरेंट में प्रेजेंट था? नहीं प्रेजेंट था, ठीक है। वो कब हुआ? उसकी लाइफ साइकिल के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो वो सारे ही कैरेक्टर जो किसी इंडिविजुअल को उसकी लाइफ टाइम में मिलते हैं, ठीक है, वो कभी भी दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। ट्रांसफर कौन से कैरेक्टर होते हैं? जो जेनेटिकल होते हैं, जो हमारे जीन्स में प्रेजेंट है, सिर्फ हमेशा वही कैरेक्टर ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। और किसी जनरेशन में वो उसकी लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर एक्वायर करता है, जो भी कैरेक्टर वो गेन करता है, वो कभी भी दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। तो वो सारे ही कैरेक्टर, ठीक है, वो सारे ही कैरेक्टर जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। मतलब कि इसके लिए जो दूसरा टर्म है वो कैसा है? इनहेरिटेबल। हेरिटेबल हम किसे बोल रहे थे? हेरिडिटी हम किसे बोल रहे थे? कि ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लेकिन अगर वही ट्रांसफर ना हो, वही कैरेक्टर ट्रांसफर ना हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? इनहेरिटेबल, ठीक है। तो वो सारे ही डिफरेंसेस जो दो जनरेशन में प्रेजेंट है, और वो जो न्यू जनरेशन आई थी उसमें जो नया डिफरेंस आया था, वो वेरिएशन, वो डिफरेंस उसको उसके पेरेंट जनरेशन से नहीं मिला है, ठीक है। तो वो सारे ही कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। और जो जनरली ट्रांसफर हो जा रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ठीक है। आगे सुनिए, तो ये कैसा होता है? हेरिटेबल, ठीक है। आगे अब देखो, ये जिसे हम बोल रहे हैं कि जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, कि जो कैरेक्टर है वो क्या है? वो ट्रांसफर नहीं हो रहे, है ना। अच्छा, तो देखो, जिसे अभी मैंने बोला था कि जो बच्चा हुआ था, ठीक है, उस बच्चे में उसकी लाइफ टाइम में कोई ऐसा चेंज हुआ जिसने क्या कर दिया? उसको उसके पेरेंट्स से बहुत अलग कर दिया, है ना। तो ऐसे कोई भी अगर सडन चेंज होता है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, ठीक है। तो वो कोई भी चेंज जो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है, वो
कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर कौन सा वाला होता है? वो कोई भी कैरेक्टर जो क्रॉसिंग ओवर वाला है। अब क्रॉसिंग ओवर किसे बोलते हैं? ये आपने अपना सब पढ़ा, साइटोलॉजी, साइट डिवीजन, meiosis, प्रोफेज 1, क्रॉसिंग ओवर। जो जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज होता है। अच्छा, जेनेटिक मटेरियल है कौन सा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम था। ठीक है, अब हमें क्रॉसिंग ओवर करानी है, कैसे कराओगे? अब क्रॉसिंग ओवर हम कैसे कराएंगे? इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, हो गया? किसका पार्ट? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का। अच्छा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, किन दोनों का? इसका और इसका, इसका और इसका। हाँ, इसका और इसका। क्रॉसिंग ओवर बोलते किसे? डिफाइन करो। क्रॉसिंग ओवर किसे बोलते हैं? बहुत क्वेश्चन आए मुझे यहाँ से। सेल डिवीजन का मेयोसिस 1 का प्रोफेज 1 ही है जो सेल डिवीजन को टफ बनाता है। तो क्रॉसिंग ओवर हम किसे बोलते हैं? How do you define crossing over? How will you define crossing over? Exchange of genetic material. Genetic material तो DNA और RNA होता है। क्रोमोसोम कंटेन्स फॉर्म ऑफ DNA है। हाँ, उसके अंदर DNA भी होता है, RNA भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ये लाइन पकड़ लो, लाइन पकड़ लो। ये लाइन तो नहीं चल रही। हाँ, क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो इसके एक क्रोमेटिड का पार्ट इसके इस क्रोमेटिड के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किसे बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये जिन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमेटिड का एक्सचेंज होना है, ठीक है, वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, वो क्रॉसिंग ओवर हमेशा बाइवैलेंट में होती है। ठीक है, अब बाइवैलेंट किसे बोलते हैं? वैलेंट, जिसकी वैलेंसी 2 हो से क्या बोलते हैं हम? बाइवैलेंट। ठीक है, जिसकी एक को मोनोवैलेंट, है ना, बाइवैलेंट। टेट्राल,
एक है सिस्टर क्रोमैटिड, एक नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना। पांचों टर्म क्या है ये पांचों टर्म? इन पांचों टर्म के बिना मियोसिस वन कभी कंप्लीट नहीं होती है। और ये सब कुछ साइकोलॉजी में है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम हम किसे बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? जो सेम हो। कैसा सेम हो? ऐसा क्या है उसमें कि सेम हो गए? जेनेटिकली सारे क्रोमोसोम में सारा ही तो क्रोमोसोम डीएनए और आरएनए और प्रोटीन का मिलकर बना हुआ है। तो फिर तो सारे के सारे क्रोमोसोम होमोलोगस होने चाहिए थे। लेकिन हम इन्हीं दो क्रोमोसोम को अगर यहाँ पर कोई तीसरा प्रेजेंट होता है ना, तो क्या हम उसे होमोलोगस बोल रहे होते या नहीं बोल रहे होते? जिसके क्या सेम हो? कैरेक्टर सेम हो। हाँ, जिसका कैरेक्टर, जिसकी मॉर्फोलॉजी, जिसका स्ट्रक्चर सेम होने बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसे दो क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऐसे दो क्रोमोसोम जब पास पास आते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं बाइवैलेंट या टेट्राड। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट दो क्रोमैटिड को हम सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम में प्रेजेंट दो क्रोमोसोम की दोनों अलग अलग क्रोमैटिड्स को हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमैटिड का एक्सचेंज होना है वो किसके बीच में होना है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। वो चांसेस बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, जनरली क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन पे पूरा एक टॉपिक बेस्ड है इसी जेनेटिक्स में। और सेल डिवीजन पढ़ लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि जेनेटिक्स में सेल डिवीजन है। ठीक है, तो फिर जेनेटिक्स में या फिर मैं जेनेटिक्स बताऊं या फिर मैं मियोसिस बताऊं। ठीक है, तो कम से कम मियोसिस 1 पढ़ लो, क्योंकि मियोसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो पूरा सेल डिवीजन है, बट फिलहाल मियोसिस पढ़ लो, मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2। फिर तो पढ़ लिया, जिसने बोला कि कल पढ़ लिया वो पढ़ लिया उसने, है ना, क्योंकि पढ़ाई मैं भी करता हूँ। ठीक है, तो वो कोई भी कैरेक्टर जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू क्या कर रहे हैं? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। जनरली वही कैरेक्टर हैं जो सिमिलर करते हैं, जो क्या करते हैं? जो एक जनरेशन से जनरली दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो सारे ही कैरेक्टर जो किसी भी जनरेशन में म्यूटेशन के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, वो कभी भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। ठीक है, आई बात समझ? तो अब देखो, वो सारे कैरेक्टर, अब क्रॉसिंग ओवर जो है ये हर एक इंडिविजुअल में होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है ये हर एक इंडिविजुअल में होता है, चाहे उसके जाइगोट स्टेज में हो, चाहे उसके एम्ब्रायनिक स्टेज में हो, क्योंकि सेल को डिवाइड हर जगह करना है। ठीक है, जब गैमीट की फॉर्मेशन हो रही होती है तब भी तो मियोसिस होता है ना। जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है मियोसिस तो इसीलिए होता है ताकि गैमीट की फॉर्मेशन हो किसी भी डिप्लॉइड बॉडी में, और जब मियोसिस होगी मतलब कि क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो वो सारे ही कैरेक्टर जो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है, लेकिन अभी बोल रहा था कि म्यूटेशन की वजह से जो कैरेक्टर किसी भी जनरेशन में इवॉल्व हो रहे हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ठीक है,
कि हम वेरिएशन कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन किसे बोलते हैं, ठीक है, और सोमैटिक और प्लास्टोजेनिक वेरिएशन क्या है, ठीक है। तो ये ना वेरिएशन इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस इतना ही है ठीक है। अब पूरे जेनेटिक्स में हेरिडिटी नहीं चलती होगी, जब भी पढ़ेंगे हेरिडिटी की, ठीक है। देखो इन जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज genetics, is called as genetics, ठीक है। फिर अब अगला है हेरिडिटी। हेरिडिटी में देखो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to offspring is called as heredity. Transfer of characters from parents to offspring is called as heredity. Allied are variation. Variation में देखो differences. Variation में differences among individuals. Differences among individuals are called as variation. ठीक है, फिर अच्छा, ये जिसे हम बोल रहे हैं ना कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, ये कोई बता सकता है कैसे कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर जो जनरली पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं? कैरेक्टर का मतलब क्या है? हाइट, स्किन कलर, यही सारे बेसिक फैक्टर है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, क्या ठीक है। बालों का कलर क्या होना है ना, आइज की कलर क्या होनी है, ठीक है, हमारी हाइट, हमारा लेंथ क्या होना है ना, ईयर की फॉर्मेशन किस तरह से होनी है, ठीक है, ऐसे इंसान वाले कान बनेंगे या हाथी वाले, तो यही सारे कैरेक्टर हैं। अलग अलग लो वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स, वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स। सोमैटिक वेरिएशन है ना, सोमैटिक वेरिएशन नॉन इनहेरिटेबल, देखो नॉन हेरिटेबल या इनहेरिटेबल लिख लो, कुछ भी लिख लो, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन इसलिए वो हेरिटेबल, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो, इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है ना, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में देखो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। फिर सेकेंड लिखो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में देखो
ड्यू टू म्यूटेशन, ड्यू टू म्यूटेशन। तो पूरे ही जेनेटिक्स में हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम किसी भी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करवा रहे होंगे या किसी भी ऑफस्प्रिंग को हम जनरेट करवा रहे होंगे, ठीक है, तो जनरली हमें जो ऑब्जर्व करना है वो करना क्या है, कैरेक्टर्स, ठीक है। पूरी जेनेटिक्स में हमें स्टडी सिर्फ कैरेक्टर्स की ही करनी है, ठीक है, कि वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, और कौन से कैरेक्टर हैं जो किसी भी जनरेशन में अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को शो करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये तो सभी को पता होगा, इनका तो आप 10th में पढ़ लेते हो, 10th में है एक छोटा सा टॉपिक, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो हमारे जेनेटिक्स की स्टार्टिंग यहीं से होगी, मेंडल से ही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, दैट इज वॉटसन, ठीक है। फिर है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, दैट इज मॉर्गन, फिर है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये है आर्किमेड गैरेट, ठीक है। तो ये चारों ही हमारे सिलेबस में है और हमें चारों ही पढ़ना है, ठीक है। ओल्ड जेनेटिक्स भी पढ़नी है, मेंडलिज्म वाला भी, मॉडर्न भी पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ना है और ह्यूमन जेनेटिक्स भी पढ़नी है और सब्स्टिट्यूटिव भी पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं छूटेगा सब। अच्छा, वॉटसन जो है इन्होंने टर्म जेनेटिक्स भी दिया था, जेनेटिक्स टर्म भी प्रपोज वॉटसन ने ही दिया था, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या हुआ किसका? अरे अभी ऐसे लिखो, अभी हम लोग मेंडलिज्म पढ़ेंगे, अभी मेंडल के बारे में पूरा पढ़ना है, मेंडल की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है, हाँ तब लिखेंगे। अभी ऐसे लिखो, मेंडल सिर्फ मेंडल भी लिख सकते हो, जी मेंडल। तो अभी सबके बारे में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, जेनेटिक्स में हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन जाता है और कैसा भी क्वेश्चन बन जाता है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर देखो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दैट इज बेटसन, इसी में लिखो, इसी में लिखो यार, देखो अभी पढ़ेंगे। अगला लिखो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज द मोस्ट टफेस्ट एक्सपेरिमेंट एवर हैपेंड इन एनी स्टार्टिंग। फिर अगला देखो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स, आर्किमेड गैरेट, ARCHI आर्किमेड गैरेट, GARROT, ठीक है। एक बार मियोसिस पढ़ लेना, क्योंकि मियोसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।